हम्म? जी सर, क्या हुआ? मैं आपको दोबारा भेजा ना, पहले सर आपस में ट्रायल था हम दोनों का। अब मैंने दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेज दी है फेसबुक पे, सेम प्रोसेस आ जाएगा, है ना? तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक है पूरा। अभी सर अब आप काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास। आपके पास नंबर नहीं है? क्योंकि वो नंबर फ्री है ना, हम बात कर सकते हैं। सभी हाँ जी, बोलिए। फे, फेसबुक के सभी श्रोताओं को आज कैफियत में
पार्ट 12 यानी 12वें भाग में हम आपके बीच में एक ऐसा फनकार, एक ऐसा कलाकार लेके आए हैं जो कि पूरी दुनिया में जिसकी एक पहचान है, जिसने अपने वक्त पर उस मुकाम को छुआ है जिस मुकाम पे पहुंचना आज की पीढ़ी के लिए सचमुच बहुत कठिन है। मैं आपके बीच में दो लाइनें बोलकर उस फनकार का तारुफ करवा रहा हूं कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं, मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं, कोई दिल को छू गया तब से गीत बना रहा हूं मैं। हमारे बीच में उस वक्त के फनकार था जिस वक्त ना तो फेसबुक था ना कंप्यूटर था, उसके बावजूद भी वो फनकार हमारे बीच में आया। मैं बात कर रहा हूं, हमारे बीच में है किशोर शर्मा जी। मैं तालियों से स्वागत करता हूं किशोर शर्मा जी का, जो कि आज फेसबुक पर मेरे हैं। सचमुच फख्र की बात है कि कैफियत के पार्ट 12 में हमारे बीच में एक ऐसा फनकार है। किशोर शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बोलिए। सर बहुत जैसे बहुत कि धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने उस कलाकार से बात करते हुए कि इस कलाकार ने आज जिस तरह से ये ऐसी फिल्में जो कि जिनके गीत आज हमारे बीच में अब भी धड़कनों में समाये हैं, जैसे सिलसिला फिल्म है, चांदनी है, सनम बेवफा है। वो वक्त तब था जब कंप्यूटर नहीं था, वो वक्त तब था जब दिमाग से गीतों को बनाया जाता था। मैं उस कलाकार को आज सिर्फ यही पूछूंगा कि इस ना जाने पढ़ाई की दुनिया से संगीत की दुनिया में अचानक कैसे आना हुआ आपका? ऐसा ही है भैया जी। 1947 में मेरा जन्म हुआ। जी 1958 में मैंने अपने गुरु राम प्रसाद जी शर्मा, जो कि प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पिताजी है, उनसे मैंने वायलिन सीखना शुरू किया। और वायलिन सीखते सीखते स्कूल भी जाता, लेकिन हुआ क्योंकि दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती थी। इसलिए उधर एग्जाम देने का, पेपर देने का और सीधे प्यारेलाल जी की रिकॉर्डिंग में आ जाने का। उसके बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी हमको वायलिन ही करना है, वायलिन ही बजाना है। ऐसे करते करते उस साल में उम्र के 15 साल में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री प्यारेलाल जी के साथ में मैं ज्वाइंट हो गया। वहाँ से लेकर आज तक मैं उनके साथ में हूँ, जुड़ा हूँ। बहुत सी फिल्मों में मैंने वायलिन बजाया है। और जितने भी संगीतकार हमारे हिंदुस्तान के हुए पुराने, नौशाद साहब से लेकर मदन जी, IS डी बर्मन, RD बर्मन, जितने भी संगीतकार हुए सबके साथ में मैंने वायलिन बजाया और बकवीर लहरी के साथ में अरेंजमेंट भी किया। उसके बाद ये दौर चलता रहा। काफी चलते 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 1967 में मैं फिर पीछे जा रहा हूँ और जी सर। उषा जी ने मेरे को एक गाने के लिए बुलाया और वो गाना मुझे दिया कि वही किशोर, आप इस गाने का अरेंजमेंट कीजिए। तो मैंने उस गाने का अरेंजमेंट किया और वहीं से मेरा सिलसिला अरेंजमेंट का शुरू हुआ। 67 से अरेंजमेंट करते करते 70 के बाद मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद फिर हरिप्रसाद चौरिया साहब, शिव कुमार शर्मा जी, उनसे संपर्क हुआ। फिर करते करते उनको फिल्में मिली। उनको जब यश जी की फिल्म में मिली सिलसिला, तो उन्होंने मुझे याद किया। और हरि दादा मुझे बचपन से ही देखा करते थे। मैं जब वायलिन प्रैक्टिस करता था तब वो हमारे बिल्डिंग में आते थे। जो हमारे फाउंडर मेंबर है CA सीनियर म्यूजिक एसोसिएशन के, मिस्टर सुमंत राज धावाड़े, वो फाउंडर मेंबर थे। और उनके घर पे हरि जी का आना जाना बहुत हुआ करता था। अच्छे अच्छे जी जी बड़े जी। बड़े म्यूजिशियन आते थे वहाँ पे। उन्होंने देखा, खूब रियाज किया। फिर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया सिलसिला में कि भाई किशोर, आप हमारे साथ में काम करें, हमारे गानों का अरेंजमेंट करें। और उसके बाद मैंने सिलसिला के गानों का अरेंजमेंट किया और वो गाने हिट हुए। साथ साथ उनके गाने हिट होते गए, मेरा अरेंजमेंट भी चलते गया।
और उस इस ढंग से मेरा काफी मुझे सभी लोगों से, सभी संगीतकारों से प्यार मिला, बहुत ही प्यार मिला। और आज मैं आपके सामने ये दो शब्द कह रहा हूँ, और ये सबकी दुआ और सबका आशीर्वाद का वो ये प्रणाम है, प्रमाण है। मैं अपने बड़े भाई से एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो बोलिए। इंदौर की जनता की ओर से मेरे बीच में अभिषेक गावड़े जी हैं, मेरे बीच में अनीस भाई हैं, मेरे बीच जी में पूनम गंगवार जी हैं बरेली से। बहुत सारे लोग हमारे जी आपको आज देखने को बहुत उत्सुक हैं। मैं जी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। वो वाकया जी बताइए जब हारमोनियम से शुरू हुई आपकी शुरुआत। वो हारमोनियम से जो बात थी वो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे इंडस्ट्री में आए, हारमोनियम से कैसे हम्म। आपका इंडस्ट्री में आना हुआ। हारमोनियम का ऐसा है कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े हारमोनियम मेकर थे, जी जी और उन्होंने जितने भी हिंदुस्तान के क्लासिकल गाने वाले पंडित जी बोलिए, खासा बोलिए, उनके जी। सबके हारमोनियम के ट्यूनिंग किया करते थे, उनको बना के दिया करते थे। और उन्होंने बहुत से रिसर्च किए हारमोनियम पे भी। अच्छा। और काफी काम करते करते ये हारमोनियम मुझे अपने आप आ गया बजाने में। बचपन से हारमोनियम, मेरे के कोई गुरु नहीं है, मैं अपने खुद का गुरु हूँ। और मुझे हारमोनियम बजाने किसी ने नहीं सिखाया, मैं अपने आप सीखता चला गया हारमोनियम। और अच्छा। मेरे पिताजी का भी रुझान था कि भाई ये संगीत में है तो इसको जी। संगीत में ही रहने दो, और उन्होंने मेरा साथ दिया। और साथ देते देते यहाँ तक बात आ गई। तो कहा मैं बेसिकली। हाँ, जी जी बोलिए जी। बोलिए। मैं सर आपको थोड़ा सा और पीछे ले जा रहा हूँ। जब गुरुजी राम प्रसाद जी आपको वायलिन सिखा रहे थे तो जी शायद हफ्ते में एक दिन सिखाते थे वो, ना? शायद जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, वहां पे जी जब मैं जाता था तो जी। रोजाना जाना पड़ता था। अच्छा और मैं रहता अच्छा। था ग्रैंड रोड में, और हम्म। गुरुजी हमारे रहते थे बांद्रा में। सर तो ये ग्रैंड रोड से बांद्रा हमेशा ट्रेन में जाना, थोड़ा पीछे ले और जाओ। स्टेशन से लेकर पैदल वो पाली हिल तक वहां पे वो जाना, रोज पैदल जाना। तो ये मेरा रोज का रूटीन था। ऐसे करते करते धीरे धीरे सालों बीत गए, और हमारी प्रैक्टिस जारी रही। और वो उनका उनका इतना लगन था बताने में, इतनी रुचि रखते थे कि वो किसी को छोड़ते नहीं थे ऐसे। एक बार उनके पास कोई पहुंच गया तो वो पक्का म्यूजिशियन बन के ही बाहर निकलेगा, ऐसी उनकी ये थी, लगन थी वो। और मैंने अपने जीवन में ऐसे नहीं देखा कभी, कोई इंसान ऐसा मुझे नहीं मिला मेरे गुरु के जैसा। जो कि एक खूबसूरत बात उनमें ये थी कि कभी कभी वो धुलाई भी कर देते थे। हाँ, किसी का नोटिशन पढ़ने नहीं आया, किसी को रीडिंग करने नहीं आया, तो आ, दो चार चमाट ऐसे मारते थे जोर से। और फिर तो उसमें एक सर खूबसूरत इंदौर बात थी कि के हाँ जी, इंदौर के सर आपके चाहने वाले, इंदौर क्या मध्य प्रदेश क्या ऑल इंडिया के लोग देख रहे हैं हाँ आपको। सर वो कह रहे हैं हाँ जी। थोड़ा सा मैं सर को थोड़ा देखना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो पूरा आपको देखना चाहते हैं वो। ये थैंक यू देखिए। ना, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, क्योंकि आपको सर वो आत्मसात कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं सर कि मेरे सामने या आज पूरे हिंदुस्तान के सामने वो फनकार है जिसने अपने दिमाग से गीतों को रचा है। सर आपको पूरे हिंदुस्तान के से आपको पूरा नमन किया जाता है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं सर। नासिर भाई जो कि इंदौर में एक बहुत बड़े फनकार हैं, आमिर खान साहब के घराने से ताल्लुकात रखते हैं, वो हमेशा मुझे वाह। इतनी तारीफें करते हैं आपकी कि कहते हैं कि किशोर भाई, मतलब भाई का मतलब यहाँ बड़ा भाई है, जिसके चरणों में हमेशा वंदन रहता है। मैं उस कलाकार के बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे अरेंजर हुए। अरेंजर का मतलब सर आज बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान का हर शख्स आज अरेंजर का शायद मतलब ना जानता हो। उन्होंने देखा है जी लोगों को सिंथ बजाते हुए, उन्होंने देखा है तबला बजाते हुए, लेकिन अरेंजर का थोड़ा मतलब बताने की कोशिश कीजिए। जी जी। अरेंजर का मतलब ये है, आजकल के जमाने में जैसे किसी ने एक फ्लैट खरीद लिया। अब वो फ्लैट तो फ्लैट चार दीवारियां होती है। अब उस फ्लैट को सजाना कैसे? तो आप इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाते हैं, फिर वो डिजाइन लेता है, फिर उसके बाद में सब वो चीज सेट करता है कि भाई आपका सोफा कहाँ रहेगा,
आपका पलंग कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ बनेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वॉल खाली है तो इसमें खूबसूरत एक पिक्चर आनी चाहिए। ऐसा तो ये है जो जो क्या है बात ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है। तो हमारे जमाने में अरेंजमेंट कैसे होता था कि हमको म्यूजिक डायरेक्टर गाना दे देता था, और वो गाना हम लोग को, मैं नोटेशन में लिखता था। उषा जी मुझे गाना लिखवाती थी, पहले मुखड़ा लिखवाती थी, मुखड़ा लिखवाने के बाद अंतरा लिखवाती थी, फिर अंतरा लिखवाने के बाद फिर मुझे कहती कि भाई इसके 3 अंतरे हैं। अब ये काम अरेंजर का आ जाता है कि तीन अंतरे हैं, तो 3 अंतरे किस टाइप के लिखे हुए हैं। जी ऐसे तो कोई बहुत से अंतरे अरेंजर है कि एक ही अंतरा लेके चले जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा रुझान नहीं था। मैं बकायदा सर, सोचता था। सर बोले आपको बताऊं हाँ सर, बोले। आपकी 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 आवाज सुनने के लिए सर, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फनकार योगी राज, जो कि मेरे शो में आ चुके हैं, वो आपको नमन कह रहे हैं। दबंग में, दबंग नमन 3 में नमन थे। भाई साहब। नमन सर बहुत बड़े नमन। कलाकार हैं वो, योगी राज जी। जी जी और जी। आपको बहुत, वो भी जमीन से उठे हुए हैं, दिल्ली से हैं, और जी। बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है। वो आपको नमन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सर, नमन। जैसे सिलसिला मूवी में आपने अरेंज किया सर, मुझे आज भी याद है वो अमिताभ बच्चन का शेरो शायरी, उसके बाद लता जी की एंट्री, आपने जो जी। माइल्ड गिटार, सर क्या लगता है हाँ। सर गीत, आज सब बैठ सुनिए सर, लगता है जैसे उतरता जा रहा है। सर उस गीत के बारे में थोड़ा जी। बताएंगे आप? उस गीत की जब सिटिंग हो रही थी, जी शिव जी बैठे थे, हरि जी बैठे थे, जी यश यश चोपड़ा जी बैठे थे, उनका बेटा आदित्य बैठा था, मैं था, जी। और भी 2-4 म्यूजिशियन थे। क्या होना हम्म। चाहिए? फिर तो यश जी ने बताया कि ऐसा है कि कुछ अमित जी का कुछ डायलॉग फॉर्म होगा पहले बिगनिंग में, शुरू में। अच्छा। और वो डायलॉग्स, हाँ, तो डायलॉग्स क्या होंगे, कैसे होंगे, किस ढंग से होंगे, तो वो बताने लगे। जब उन्होंने बताना शुरू किया तब मेरे को वो, मेरे अंदर से शुरू हो गया अरेंजमेंट चालू, कि क्या होना चाहिए इसके पीछे। और मेरे ध्यान में एक ही बात आई, मेन चीज अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग्स हैं, और उस डायलॉग को डिस्टर्ब ना करते हुए, एक भी डायलॉग छोटे नहीं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। तो जी मुझे याद आई गोरख शर्मा जी की, जो मेरे गुरु जी बंधु हैं। वो आज दुनिया में नहीं है, प्यारेलाल जी के छोटे भाई हैं वो। और जी वो जी बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट है, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और फिर मैंने गोरख भाई को रिक्वेस्ट की कि गोरख भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे डायलॉग चलेंगे, वो डायलॉग को सुन के उसके एक्सप्रेशन क्या है वो आपको गिटार पे बजाना है। ऐसे करते क्या बात करते है। गोरख भाई ने भी समझ लिया बात को। और जी बोले ठीक है किशोर, बता क्या है। तो रिकॉर्ड तो हो चुका था गाना, तो मैंने जी उनको बताया कि देखिए ये है, यहाँ से जी। लेकर ये यहाँ तक। तो मेरे ख्याल हम्म। से वो 2 मिनट का शायद था, 2 मिनट या 3 मिनट ऐसा कुछ होगा अंदाजा। जी जी और जी वो उन्होंने वो एक बार सुना, फिर दूसरी बार सुना। दूसरी बार सुनने के बाद उन्होंने कुछ 15-20 मिनट लिए, सोचा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्होंने फिर उसको कहा कि चलिए अपन रिकॉर्ड करते हैं अभी। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई। अब उसके बाद जब रिकॉर्डिंग हो गई, तो अभी दूसरा इंटरव्यू आया कि भाई ये तो अमिताभ बच्चन जी का पार्ट हो गया, जी। अभी रेखा जी कैसे आएंगी इसमें, रेखा जी की वो एंट्री तो कैसी होगी। वो तो लता जी और रेखा जी की एंट्री हाँ, कैसे होगी? एंट्री कैसी होगी, हाँ लता जी की जी एंट्री जी जी। कैसे होगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई अभी तो इसमें, ये तो इतना बहुत अच्छा हो गया ये, इसके बाद जी एंट्री ऐसी जोरदार होनी चाहिए कि जी। पूरा ब्रह्मांड जो है खुशी से पागल हो गया हो, इस ढंग से एंट्री होनी चाहिए। तो वो बोले ठीक है, बढ़िया बात है। और मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि कुछ ऐसा धमाका हो इसमें कि बस जी मजा आ जाए। तो फिर मैंने जी वहां से रन शुरू किया, वायलिन का रन लेके ऊपर वायलिन चिल्लाए, फिर कोरस को रखा, फिर उसके हमारे एक पियानो बजाने वाली बीजू करवालो है, उनको मैंने जी। कहा कि भाई आप जो जो मैंने कॉर्ड लिखे उसके आरपेजो कीजिए, आरपेजो अरे ऊपर वाह! से नीचे, वो करते चली गई, चलिए चलिए, मेरा वायलिन चल रहा है, चेलो चल रहा है, वॉइस चल रही है, कोरस चल रहा है, ऐसा
ऐसा मजा आया, मेरे को भी आनंद आ गया, बोले वाह। और जाके एक क्या जगह मैंने बात है खत्म सर। किया उसको। हाँ, और अरे करते गजब करते सर। करते वो सर सल्यूट हाँ करता हूँ सर। आज आपने तो हाँ, और सिलसिला फिर मूवी को सामने रख दिया सर आज तो। हाँ, तो करते करते सब बड़ा मजा आया। और उसके बाद फिर गाना शुरू होता है, ये कहाँ आ गए हम। और जो जी जो गाना जी। शुरू होता है, वाह 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 वाह, सर कितनी वो तारीफ नीला करूं उस गाने की। सर नीला नीला आसमां भी तो आकाश, अपने मुख हाँ, नीला आसमां यस सो वो भी गया। जी किया था। जी। जी 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 जी, नीला आसमां भी। उसमें जी जी हाँ जी। उसमें सर जो देखिए वो जो अमिताभ जी गा रहे हैं, उनकी वॉइस में आपने जो मतलब उनको जो ठहराव दिया है, मतलब पहले जबकि बेस है बहुत अमिताभ जी की आवाज में। जयमाला जी बहुत बड़े हम्म, सिंगर हैं, उनका आपको प्रणाम हो रहा है। आशीष गुप्ता जी सराफे से हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर जब भी आएंगे, नमस्कार जब भी सर आएंगे तो नमस्कार। मैं उनको सराफा में जो हमारा इंदौर फेमस है वहां जरूर हाँ, घुमाऊंगा। नमस्कार और सर मैं बात को आगे नमस्कार। बढ़ा रहा था। जब वो नीला आसमां सो गया, अमिताभ बच्चन की आवाज में बेस बहुत है। उसके बावजूद भी जी आपने जो अरेंजमेंट दिया है, जहां जहां जी पर वायलिन बजना है, जहां गिटार बजना है, जहां तबला है, जहां जी ना सब कुछ, क्या खूबसूरती है सर गीत में। सर जी कुछ जी। बताएंगे। हाँ, उसके लिए ऐसा है कि फिर उस गाने की सीटिंग शुरू हो गई। जब जी सीटिंग में आए तो बच्चन साहब आए, बैठे। जी शिव जी ने उनको गाना सुनाया, हरि जी। जी ने उनको एक्सप्रेशन बताया कि ऐसा है ऐसा है। और मैं तो सुन ही रहा था, मैं तो एक नंबर का चोर हूँ। और वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, इसके पीछे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, ये तो मेरा ही काम है। इंटीरियर जी डिजाइनर जी का काम ही ये होता है कि भाई इसको कैसे सजाया जाएगा। तो जी 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 जब उन्होंने शुरू किया और जी रिहर्सल शुरू हो गई और अमिताभ बच्चन जी ने पहली बार गाया, तभी मेरे को जी इंस्ट्रक्शन सब मिल गए कि इसमें ऐसा वायलेंस होना चाहिए, इसमें ऐसा जी रिदम होना चाहिए, हल्का फुल्का जी। रिदम होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो बढ़े, और फिर अच्छा। कहीं जाके वो, हाँ, और उसके बाद अरे वाह। करते करते वो गाने का भी। अच्छा, इस गाने की खूबसूरत बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमारे मुंबई में है। जी जी वर्ल्ड जी ट्रेड सेंटर जो जी कि जी नरीमन पॉइंट के पीछे बना हुआ है। तो जी एचएमवी का नया स्टूडियो था वो, पहला जी जी। गाना वही हुआ। हाँ, अच्छा। एचएमवी का नए स्टूडियो में, हाँ, नए स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, पहला गाना। जी जी। हाँ, उसके बाद फिर वो सभी गाने वहीं पे रिकॉर्ड हो गए। और करते अच्छा। करते 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 एक सिलसिला ऐसा हो गया कि वाकई में मैं मैं दुनिया ने अपने उसको मैं अपने मैं अपने बड़े भाई को हमें पैर छूते हुए थोड़ा सा थोड़ा सा किशोर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किशोर किशोर मतलब आपका वो युवा अवस्था, मतलब सोचिए आज तो आज भी आप जवान हैं, और ईश्वर करे आप खूब लंबी उम्र लें, और हिंदुस्तान के पूरे संगीत के क्षेत्र में हमेशा आपको याद किया जाए बेहतरीन तरीके से। मैं आपको ले जाता हूँ, एक मूवी आई थी जिसमें खुद ब खुद मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था। मैं हॉल के अंदर बैठा हूँ, अचानक एक गीत आता है निकल के उस गीत के बारे में, जो कि मुझे तो अब पता चला कि मेरे सामने मेरा बड़े भाई ने वो गीत अरेंज किया था, कि अच्छा है समझ जाएं। आहा क्या गीत है। शशि कपूर की एंट्री, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा हॉल उसको लगा कि वो कुछ सालों पहले पहुंच गया। और क्या गीत था सर, उसके बारे में बताएंगे आप। दूसरा कौन आदमी का सा वो गीत नगीत। आप बोल रहे हैं? हाँ जी, अच्छा है समझ जाए, दूसरा आदमी का जो गीत था। दूसरा आदमी का। दूसरा आदमी का गया संजय, मेरे ख्याल से चिंटू जी थे उसमें, जी जी ऋषि दोनों कपूर थे जी, भाई। हाँ ऋषि कपूर और उनके चाचा श्री शशि कपूर, जो शशि राखी के कपूर थे। साथ। जी जी, जो आपने शशि कपूर को लेके जो अरेंजमेंट किया उस गीत में, अच्छा है समझ, मेरे ये ख्याल से, मस्तियां ये बहार। हाँ, ये मेरे ख्याल से इस फिल्म के संगीतकार मेरे ख्याल से राजेश रोशन है। जी जी राजेश, जी 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 जी, आपके तो बहुत घनिष्ठ हाँ, रहे याद आया, हैं। याद है मेरे अरेंजर को आप ही थे। गणेश रोशन। जी 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 अरेंजर आप जी ही जी मैं, थे। हाँ, मुझे पता है। बहुत जी जी। बहुत बहुत बहुत। तो ये सर गाना जो जो हुआ था फेमस। जी, जी 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 जी। बोलिए। शशि कपूर जी का जो एंट्री है उसमें, बर्फ के अंदर से आना और बर्फ के साथ जो म्यूजिक उठा है, ये मस्तियां हाँ ये बहार, हाँ, वो जो वायलिन के फ्रेज है। क्या हाँ, सर वायलिन आपने के उसमें फ्रेज है। किया है सर, क्या यस सर यस। जबरदस्त आपने कर रखा है उसमें अरेंजमेंट। भैया जी सर ऐसा है, आपको जी ये ये एक कहावत है
करते करते कर जाओगे, होते होते हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बात है। आप करते रहेंगे तो कर कर जाएंगे। हाँ, करते करते कर जाओगे, होते होते हो जाएगा। बस और करते सर सर रहिए, मेरा यही एक नियम है। जी। सर आमिर खान कराने के सर बेहतरीन नासिर भाई के भाई नासिर भाई भी हमारे साथ में है, मोइन खान साहब। जी। मोइन खान साहब कह जी। रहे हैं कि अब मैं भी ला रहा था, और मोइन खान साहब ने बोला है मुझसे, तो उनकी रिक्वेस्ट भी है कि एक वाकया था तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और वो सचमुच ऐसा गीत शुरू होता है, आज पहला पहला मैं समझता हूँ नोट आता है, और लगता है जैसे वो गीत बजने लगा। रफी साहब ने हाँ। गाया था, और वो 3 आवाजों में था गीत। तो कुछ जी। वाकया रफी साहब के साथ कुछ शेयर करेंगे हमारे बीच में? ऐसा है कि ये गाना जो है रफी साहब का, जी ये अभी सन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जी जी वो आए रफी साहब बैठे और उसमें जी। अरे सर क्या बात। तो ये गाना आए और उषा जी को कहा जी कि उषा जी बहुत अच्छा गाना आपने मेरे लिए बनाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है। तो उषा हम्म। जी बोली क्या? कि बोले ये गाना जितने जल्दी खत्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पंचम दा की रिकॉर्डिंग में जाना है। अच्छा दूसरे रिकॉर्ड दूसरे गाने के लिए मुझे जाना है। तो अच्छा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा ये गाने को जरा जल्दी खत्म कीजिए। जल्दी करो। जी तो जी जी। उषा जी आई मेरे पास में कि देखो किशोर, ऐसा ऐसा है, रफी रफी साहब को पंचम दा के यहाँ जाना है, तो अपना जो काम है, जो आपका अरेंजमेंट जो भी है, जरा जल्दी जल्दी कर लो। तो मैंने म्यूजिशियनों को भी इशारा किया कि भाई देखिए, फटाफट शुरू हो जाओ। और मैंने भी जोर लगाया, और वो गाना 2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया। अरे वाह, क्या सुबह बात है, 8 बजे क्या मैंने बात। शुरू किया, और 10 सवा हम्म। 10 बजे वो गाना रिकॉर्ड हो गया। और रफी साहब भी खुश होके वहां से पंचम दा की रिकॉर्डिंग में चले गए। तो ऐसे मिलजुल के काम होते बैटरी थे। 20। जी 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 जी। ऐसे मिलजुल के काम किया करते थे। कभी कभी रुक जाते थे, अगर अरेंजमेंट का काम मुझे कंप्लीट नहीं हुआ तो सिंगर्स भी रुकते थे। तो मैं जो बहरहाल जो भी कुछ है मिलजुल के ही काम किया करते थे। बिल्कुल सही अभी है, बिल्कुल कंप्यूटर में आ गया। अभी कंप्यूटर आ गया। सही। अभी कंप्यूटर एक रूम में लेके बैठ जाता है। जी वो क्या कर रहा है उसी को, वो हेडफोन लगा लिया, उसने वो जी। क्या कर रहा है उसी को पता है। और जब गाना कंप्लीट होएगा तब जो स्पीकर पे सुनाएगा तब तब मालूम पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे उस वक्त ऐसा नहीं होता था। वहां तो जी लाइव होता था कि जो भी कुछ हो रहा है सामने हो रहा है आपके। कंप्यूटर वाला जी। बिल्कुल नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मैंने बहुत ही काम को एंजॉय किया, म्यूजिक डायरेक्टरों को एंजॉय किया, बहुत खूबसूरत सी। और काम तो फिर संगीत का ही है, सरस्वती जी मैया जी। से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो वो तो अच्छा होना ही होना है। इंदौर इंदौर में से एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं गुड्डू मिश्रा जी, और एक भूपेन जी। जी हैं, आपको सादर नमन कर रहे हैं, सादर नमन कर रहे हैं। काफी दिन में नमन। भी उनका फोन आया था नमन। कि सर जी वो सर नमस्ते। बहुत अच्छे नमस्ते। गिटारिस्ट हैं अपने इंदौर के। और सर उनका सर नमस्ते। एक एक मैं कह रहा था सर, जैसे कि हमारे जो इंडस्ट्री में बहुत सारी मूवीज ऐसी हुई जिन्होंने मूवीज ने हमेशा अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। वो वो जी। उसके म्यूजिक डायरेक्टर आज मेरे साथ मेरे फेसबुक को महका रहे हैं। इतना खूबसूरत फनकार है वो, जो कि फेसबुक को महका रहा है। और मैं उस मूवी का नाम लेने जा रहा हूँ सर अब। वो है मूवी सनम बेवफा। सर सनम बेवफा जी। का गाना जब मैं सुनता हूँ तो उसमें दो, मैं देखा जाए तो वो गाना दो तरीके से है। जब वो सौतन की बात आती है तो पूरा 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 ही मतलब बात चेंज हो जाती है। और जब जी। जब उससे पहले जब वो सलमान खान के साथ रोमांस, मतलब वो जो हाँ। मतलब दायरा जी। बढ़ता है, वो हाँ। आपने हाँ। कितना बढ़िया, उसमें तो आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अरेंजर के साथ साथ मेन, मतलब आज भी अगर सर्च करो जी। तो फक्र जी। होता है कि मेरा बड़ा भाई हाँ। उस बेहतरीन फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर था। तो सर बताएं कुछ उस फिल्म के बारे में।
वो फिल्म में ऐसे सनम बेवफा की रिकॉर्डिंग पे, हेलो, डिस्टर्ब जी आ सर, रहा है? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, कोई हाँ, डिस्टर्ब नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आज ओके। तो सनम बेवफा की रिकॉर्डिंग में दीदी आ गई, जी लता दीदी आ गई, उनको गाना सुनाया, उनसे गाना रिहर्स करवाया, क्या बोल, उन्होंने सब कॉपी पे मार्क कर लिए, कौन सी जगह अच्छा। खाली है, कौन सी जगह भरी है, वो सब मार्क करती थी, कहाँ मुर्की लेना है, कहाँ नहीं लेना है, सब वो डिसाइड जी करते थे। डिसाइड करने के जी बाद जी सुनाते थे कि देखो किशोर, ऐसा है, ये ठीक है, मैं बोला बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर हम्म। मैं गया म्यूजिशियनों में, म्यूजिशियन को तैयार किया, सब कुछ किया, गाना रिकॉर्ड हुआ। और जब वो, हाँ, तो जी वो इंस्पिरेशन आया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि सौतन की बात करते, सौतन की जो बात करने का मतलब थोड़ा सबडिड होना चाहिए, थोड़ी उसमें निराशा होनी चाहिए। जब तक जी जी निराशा जी नहीं आएगी तब तक उसका जी। वो मजा नहीं आएगा, वो रूप नहीं बनेगा। तो मैंने महेश को जाके कहा कि भाई देख, ऐसी ऐसी बात है, मेरे दिमाग में एक बात आई, हम्म देख कैसा लगता है तेरे को। तो बोले हाँ किशोर बोलो। हम्म। तो फिर मैंने उसको बताया कि बाबा ये सेकेंड अंतरा ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस ढंग से होना हम्म। चाहिए। उससे क्या, जी वो जी एक जी। सैडनेस आ जाएगी, एक इमोशनल बात बन जाएगी, और एक खूबसूरती से एक गाना, एक बहुत का हैप्पी से एक जरा सेमी सैड की तरफ जाके, और फिर बाद में वापस हैप्पी होकर खत्म हो जाएगा। तो बोले अच्छी आइडिया है। तो हम लोगों ने दीदी सम से रिक्वेस्ट की, जी हाँ जी दीदी जी से जी रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा ऐसा है, दीदी ये जरा जी सेकेंड अंतरा जो हमने आपको बताया, वो पहला अंतरा और सेकेंड अंतरा दोनों एक जैसे हैं, तो हम लोग चाहते हैं हम्म, कि दूसरा अंतरा थोड़ा चेंज हो। तो बोले हाँ जी जी। ठीक है, चलेगा, बताओ मुझे कैसे करना है। तो फिर वो महेश ने गाया उसको, महेश ने अच्छा। गा के बताया कि ऐसा ऐसा चाहिए मेरे को, ऐसा ऐसा चाहिए। और वो गाते गया और मेरे इधर इंटरेक्शन शुरू हो गया कि उसके पीछे कोरस ऐसा चलना चाहिए, हाँ उसके पीछे कोरस हम्म का हमिंग होनी चाहिए, सैडनेस तौर पे, कैसे होगा, क्या होगा। तो बहरहाल हम्म। कहने का मतलब, जितना खूबसूरत बना सकते हो कोई चीज, वो जिंदगी भर चलेगी। जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में 7 अजूबे में से ताजमहल ऐसा बन गया है कि वो उसको कोई नहीं भूल सकता, कोई भूल जी सकता जी है, जी। दुनिया में कोई नहीं भूल सकता। बस ऐसे ही ये कला 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 क्षेत्र ही ऐसा है। सर बस आप आपको जितना करते जा, सर आपको कभी एहसास होता है सर कि आज वो गाने जब बजते हैं तो आपका नाम उसमें रहता है, ये अमर हो चुका है। कभी सर एहसास हुआ आपको कि आपको, मैंने एक वट वृक्ष ऐसा देखा है, आपको मैं सर कई दिनों से संपर्क में हूँ, नासिर भाई ने आपके बारे में जितना बताया था सर, मैं तो उससे आगे चल के मैं बोलूँ सर, इतना सरल इंसान जिसके आगे सफलताओं की एक लंबी फेरहिस्त है सर, उसके आगे देखा जाए तो कितने सारे गाने जो आज यश चोपड़ा के कैंप में न जाने कितने गाने, चांदनी, डर, जी, सिलसिला, सर इतनी हाँ, लंबी सर लिस्ट हो, सर वो डर, आदमी आज इतना सरल है, इतना सहज है सर, उसको मैं सर नमन करते हुए ये पूछना चाहूंगा कि सर, जैसे मैं दोबारा लाता हूँ वहीं पर कि आज म्यूजिक म्यूजिक आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साथ में अरेंजर भी हैं, लेकिन सर वो सितारे कहाँ लगाने हैं सर, कैसे हो पाता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पर वॉयलिन बजना है, कहाँ पर ये पीस में तबला तेज होना है सर, वो चीज कैसे सर, कंप्यूटर तो था नहीं, आपने आपने जैसा कि मैं बताऊं, आपने कहा है कि मैं कंप्यूटर से इसीलिए तो तो बहुत दूर था। मैंने भैया जी, इसलिए मैंने कहा ना शुरू में कि जब मैं कोई मुझे कोई गाना देता था तो मैं उसको सुनता था, उसका मुखड़ा क्या कहता है, जी। मुखड़े में क्या बात है, मुखड़ा क्या अच्छा। लिखा हुआ है, उसके जी पहला जी अंतरा क्या लिखा हुआ है, पहले अंतरे जी को जी छोड़ जी। के दूसरा अंतरे में क्या शब्द आए हैं, बख्शी साहब ने हम्म। क्या लिखा, मजरू साहब ने क्या जी। लिखा। अब वो जो हम्म। लिखावट होती थी, वो मेरे जी इंस्पिरेशन होते थे, और उसकी उसी को देखकर जी। मैं अपना म्यूजिक बनाता था। क्या क्योंकि बात है सर। कहानी तो चाहिए, जी जी कहानी जी तो जी जी चाहिए, कहानी जी होगी तो जी आप जी। कर पाओगे, फिल्म बना पाओगे। कहानी ही नहीं बिल्कुल होगी सही। तो फिल्म कैसे बनोगे, बनाएंगे कैसे। इसलिए मेरे को शब्दों का बहुत महत्व मेरे जीवन में है, शब्द क्या सर कहते हैं। सर बात कहानी की है तो थोड़ा सा अब मैं अपने बड़े भाई को थोड़ा बड़े 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 जो है कहते हैं ना ग्राउंड पे ले जाता हूँ, जहाँ सिक्स मारना कठिन हो जाता है, यानी वो फिल्म जो 3 घंटे की होती
उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आता है, उस बैकग्राउंड के बीच के, तो सर हम तो ये समझ ही नहीं पाते कि जो संगीतकार है वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो अरेंजर है वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, वो सर कैसे बनता है? वो ऐसा है कि गाने का अरेंजमेंट और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, इसमें जी जी जमीन आसमान का फर्क है। जी जी जी। जमीन आसमान का, जब एक सेकंड में सर हमसे मुलाकात दोबारा से जुड़ रहे हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, हाँ हाँ, आ- जी सर आप कनेक्ट हो गए आ सर। रही मेरी? हाँ जी जी, आवाज आ रही जी, है। तो हाँ। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए आप, जिससे कि बैकग्राउंड, श्रोता भी चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था सर बैकग्राउंड का कि जब म्यूजिक है। आपको पूरे पूरे पूरे, हाँ जी जी, पूरे जब फिल्म में बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है सर, उसके बारे में जिक्र करें। हाँ, हाँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब ऐसा है कि जो भी कैरेक्टर स्क्रीन पे जो भी कुछ काम जी कर रहे हैं, जो भी डायलॉग बोल रहे हैं, वो उसके एक्सप्रेशन जी देना, उसको वो जी बैकग्राउंड म्यूजिक, वो म्यूजिक से किया जाता है। और जी उसको जी म्यूजिक के वक्त वो कंपोज करते हैं, उसके हाव भाव, जो डायरेक्टर जो है उसके हाव भाव देखे जी जी जाते हैं। जी जी। तो क्या हुआ? हेलो? ये हाँ ठीक है सर, आ रही आवाज आ रही सर, हाँ, आवाज आ रही सर, बोलिए। हाँ, तो उसके हाव भाव देखकर उसको कंपोज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को जी जी डाला जी जी जाता है। कहीं वो रोने का सीन है तो भाई फ्लूट बजाओ, या वायलिन जी सोलो रखिए, या सारंगी जी को जी रखिए, ऐसा इस जी ढंग से जी बैठा जी। मिलता है। जी, सर मैं थोड़ा सा आपको और ले जाऊं, जैसे माना कोई ऐसा दृश्य है जिसमें कि गुस्सा है, कहीं ऐसा है कि बहुत तेज तेज भागना है, या उसमें सर ये अरेंजमेंट कैसे होता होगा? मतलब मैं तो सर समझ नहीं पाता कि ये सर पूरी 3 घंटे की मूवी है, उसका सर अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप? ऐसे करते हैं उनका मतलब, जैसे कोई फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर मैं अभी इस वक्त बात, मैं जी आपके जी जी सामने हूँ, जी जी कैरेक्टर जी जो है, जी जी। हेलो? जी सर बोलिए हेलो? सर, बोलिए, आ रहा। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। हाँ, अरे आवाज। हाँ आ रही है सर, आ रही हेलो? है। हाँ बोलिए सर, हेलो? बोलिए ना, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करके उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके, और फिल्म साथ में चलती रहती है, और अपने इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड होते रहता है, और वहाँ पर सिंक टू सिंक करके अच्छा बात किया जाता है कि कोई अभी कोई दूसरा एंट्री हुई किसी की, तो उसके, तो उसको मार्क करके रखते हैं, क्रॉस मार्क करते हैं, तो क्रॉस मार्क से ये भाई आप इधर से आप शुरू करना, तो दूसरा म्यूजिशियन शुरू कर देता है। ऐसे करते करते पूरी फिल्म के लिए बैकग्राउंड तैयार किया जाता अच्छा। है। जी, सर आपने अभी ये क्या डिस्टर्ब हो रहा है? मैं ये कौन? नहीं नहीं, हेडफोन तो पहना ना सर आपने? जी, हेडफोन तो पहन रखा है ना आपने? हेडफोन पहना हुआ ना सर आपने तो? अच्छा, हेडफोन तो पहना हुआ है। हेडफोन आपने पहन, हाँ बस ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा था क्या होता है सर, नेटवर्क कभी वीक हो जाता है तो आवाज, आपको सर हेलो? दीदार कर रहे हैं आपका सर। जी, हेलो।
आपको लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं सर। आप उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं सर। जो आने वाले कलाकार हैं, नए कलाकारों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? हेलो। 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 हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि नए कलाकार को आप टिप्स देना चाहेंगे? नए कलाकार को मतलब जो भी कार्य अपने को मिलता है तो उसको बिल्कुल सच्चे दिल से उसको याद करके उसके आ, जी जी। देखने के बाद सोचने के जी बाद उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट होना चाहिए, क्या नहीं जी। होना चाहिए, कैसा रिदम होना चाहिए, जी जी। उसकी कितनी उसकी ताल कितनी हम्म। कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, काम करें तो 100% क्या 1000% वो सक्सेस होंगे। आपके आज की पीढ़ी है, अगज अगज है, अगज बहुत बच्चा है। वो आपको नमन कर रहा है, कह रहा है, चाहे आवाज थोड़ी कट रही है नेटवर्क कारण, लेकिन सर आपको देख के बहुत खुश है। और मैं तो यही कहूंगा कि कतर, दोहा से मेरी बहन अनीता अनीता नाम बोल रही हैं, दोहा से, कतर से। और बहुत खुश हैं वो। जब लेट हुए थे हम शुरू में, तो कब आ रहे हैं कोई सर, कोई कब आ रहे हैं? डिस्टर्ब, कोई बच्चे की आवाज आ रही है, मैं कुछ कीजिए कुछ। हेलो। हेलो। मेरी मेरी आवाज बोलिए बोलिए। मेरी आवाज सर आपको आ रही है? जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सर आपको आ रही है ना? आवाज हेलो, नहीं आ रही मेरी है आवाज आपकी। आपको आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है जी जी। आवाज, लेकिन तो बहुत सर बहुत मैं ज्यादा। सर मैं हाँ, ये ठीक है, ये बराबर है, बोलिए। ठीक हाँ, है। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ गुरु से और वॉयलेंस सिखाने से, और जिस उस मुकाम पर है, उसके बीच में दरमिया जो आपने अपनी जिंदगी में आप किया है, उससे आप खुश हैं सर? नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, नहीं। सर, जैसे कि आपके आपके गुरु जी के द्वारा शुरुआत हुई थी, आपको वायलिन सिखाया था उन्होंने, आपको अपने पास बुला के, और पिताश्री से आज्ञा ली थी आपके कि मैं आपके बेटे को वायलिन सिखाना चाहता हूँ। वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो जो आज तक का सिलसिला है, क्या आप खुश हैं उससे? आपने क्या, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो। आवाज ठीक आपका है सर, ब्रेक हो सर रहा मैं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, है ना? हाँ कीजिए, प्लीज मैं रिपीट कीजिए। कर रहा हूँ सर। हाँ जी। मैं कह रहा था सर कि जिंदगी में जैसे आपने शुरुआत करी, गुरु गुरु जी के चरणों से आपने वायलिन सीखा, प्यारेलाल जी के जी। पिताश्री से, और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ आपका, तो आज तक का ये सफर पूरा, क्या आप खुश हैं इस सफर से? बहुत खुश था। हेलो। हेलो। मैं दूरी था, मुझे जी जी। पढ़ाई संगीत में मेरी बड़ी रुचि थी बचपन से ही, तो मैं वो पढ़ाई तो कर नहीं पाया। और मैं वायलिन जो सीखने जाता था, मैं बहुत खुश होकर जाता था। और और मुझे बाबा जी ने ऊपर अच्छे से बाबा जी ने मैं आ, मैं आज इंदौर के श्रोताओं से एक बात कहना चाहूंगा। मेरे बीच में पीताम्बर तिवारी जी हैं, दीपक जी हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। आप बड़ौदा से हैं, इंदौर आते जाते रहते हैं, आपको नमन कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत कुछ लिखा था उन्होंने फेसबुक में। मैं आज एक अपने श्रोताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि जो आज जमाना कंप्यूटर का है, आज जमाना लैपटॉप का है, आज जमाना टैबलेट का है, जब उतना बड़ा फनकार
चीज पर ध्यान न देके सिर्फ अपने दिमाग से काम लिया है, मैं उसको नमन करता हूं। आज तक जितनी भी यश चोपड़ा की फिल्मों में जो भी अरेंजमेंट हुआ है, चाहे उसको डर ले, चाहे आप उसके चांदनी ले, चाहे आप सिलसिला लें, इन बड़े भाई किशोर शर्मा जी ने किया है। सचमुच तब ले लगता है कि ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप तो हमारे खुद की होती है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे उस जमाने में और इस जमाने के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ सर मैं बताऊं आपको कि जो परेशानी हमारी ये हो रही है कि आपने सर जो वाईफाई है उसका यूज ना होते हुए, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है वो आपके नेबर ने बेचारे ने हेल्प की है आपके लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरा सहयोग किया है। बहुत परेशानी हुई थी नेट में वहाँ मुंबई में और यहाँ से आपस में कनेक्ट होने में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके नेबर हैं, उनको धन्यवाद बोलता हूँ कि आप उनके मोबाइल से मेरे साथ में हैं। और के जी हैं, उन्होंने आपको मुझसे जोड़ा है, वरना आज ये जितना भी मैं सुन पा रहा हूँ या पब्लिक सुन पा रही है बहुत मुश्किल था। मैं ये वादा दोबारा जरूर लूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत मेरे साथ में है। कहीं ये दोबारा से एक इंटरव्यू पूरा मैं लूंगा जिस दिन। मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रहा है। क्या बोल रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से अभी। आवाज कट बहुत रही है ना सर? कट 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 होके आ रही है आवाज। और मेरे ख्याल से काफी हो गया इतना तो। जी जी। हाँ, हाँ सर, के इस पार्ट में मैं आपको आज इनवाइट किया था। आप 12वें मेरे बहुत बड़े बड़े एक कलाकार फनकार हैं। लेकिन एक एक आपसे वादा लेता हूं कि मैं एक दिन जरूर दोबारा से आपको कैफियत की महफिल में लेके आऊंगा। उस दिन पूरी जी गुफ्तगू आप आज जी। नासिर भाई को धन्यवाद देता हूं मैं, मेरे अपने छोटे भाई को। और उन्होंने मुझे हमेशा मुझे प्यार दिया है कि उन्होंने आज और नासिर इतने बड़े फनकार। जी नासिर भाई भी लाइन नासिर पर भाई हैं को वो। नासिर भाई को मेरे जी नमस्ते। जी जी और कहिए कि जी जी ना अपने जो बर्थडे है उनकी बर्थडे मुबारक। जी बर्थडे उनका सालगिरह है। कल था सर उनका, उनका जन्मदिन था कल। और हाँ, आपकी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं। था उसको मुबारक। पूरा परिवार। हाँ, जी 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 जी। और ठीक है। अमन काजी जी भी आपको शुक्रिया बोलते हैं कि आप, है ना। तो मैं धन्यवाद चाहता हूं सर, धन्यवाद। क्योंकि प्रॉब्लम है नेट की, वहां पर वाई प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से आपको एक बार कैफियत में जरूर इनवाइट करूंगा कि आपने आके इतना सब हमें बताया। क्योंकि सर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं, शायद हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन भी वो नहीं जानते होंगे कि अरेंजमेंट क्या होता है। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से बस आपको कैफियत की महफिल में लेके आऊंगा। और आपको नमन करता हूं सर। और धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ में जुड़े और आपने आप मुझे इतना प्यार दिया। आपको चरणों में सर प्रणाम करते हुए, बहुत बहुत मेरे बेटे नमन बहुत की ओर से बहुत आपको धन्यवाद। प्रणाम करते हुए सर। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सर। सभी को सुनने वालों का धन्यवाद। सभी सुनने वालों का थैंक यू। धन्यवाद। कुछ कुछ सर कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को 2 लाइन में? हेलो हेलो। श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में सर, आप 1 लाइन में? नहीं सर, सभी सुनने वालों को धन्यवाद। जो सभी ने मुझे बर्दाश्त किया। चलिए, नमस्ते नमस्ते। और आपके आज इंदौर के सभी श्रोताओं को यही कहते हुए कि आज जिस तरह से ये प्रोग्राम हुआ कैफियत का 12वां पार्ट, आपको सच बताऊं कि ये प्रोग्राम हो नहीं पाता, क्योंकि आज लेट हुआ। उसका कारण भी बता दूं कि किशोर शर्मा जी इतने बड़े कलाकार हैं जिनके नाम से अगर मैं यही कहूं कि सनम बेवफा जैसी फिल्म संगीतकार हों, और सिलसिला या डर या हो, उसके बावजूद वो इतना सरल, इतना 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 सरल है कि वो फेसबुक में खुद ब खुद नहीं आ पाया। लेकिन ये वादा है कि
कोई जानता ही नहीं है कि अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट हम समझते हैं कि म्यूजिशियन बैठ के अपने म्यूजिक बजा लेते हैं, वो नहीं होता। अरेंजमेंट वो होता है कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक फ्लैट में, खाली फ्लैट में उसको इंटीरियर कैसे किया जाता है, कि कहाँ पर तबला बजेगा, कहाँ पर बांसुरी बजेगी, कहाँ पर इसमें पियानो बजेगा, कहाँ पर वायलिन बजेगा, कहाँ गिटार बजेगा, वो सब अरेंजमेंट जो किया जाता है वो एक अरेंजर करता है। उस अरेंजर को, उस म्यूजिक डायरेक्टर को आज नमन करते हुए मैं यही कहूँगा कि हम दोबारा से एक बार ज़रूर मिलेंगे। आशीष जी आपका धन्यवाद, दीपक भाई धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं। यही कहते हुए आज की महफिल में कि अगला जो फनकार है हमारे बीच में, मुनव्वर मासूम है, बहुत बड़ा फनकार है, उसको सुनिएगा, शुक्रवार को आपके बीच में होगा। ये जो कैफियत की महफिल है, कैफियत की महफिल आज जिस मुकाम पर है, उस आपने जो मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मैं इस महफिल को बहुत बड़ा आप जो कर रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग मेरे साथ हैं, सतीश केसवानी जी भी मेरे साथ हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। अभिषेक गावड़े जी मेरे साथ हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। आशीष जी धन्यवाद। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। पीताम्बर तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में मेरे माता श्री सद्दा पांडे जी हैं। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महफिल में से। जोशी जी आपके बीच में। साजी जॉन धन्यवाद आपका। मोइन खान भाई आपका तो क्या कहना, लाजवाब इंसान हो आप। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश भाई थैंक यू, जो आपने आज इतने बड़े फनकार को जो साथ दिया। आज शुक्रवार को फिर मैं मिलूंगा आपसे, आज बुधवार है और शुक्रवार को फिर शाम को 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा मुनव्वर मासूम साहब से, जो कि बहुत बड़े फनकार हैं। उनका कार्ड आपको मिल जाएगा। और हमारे बीच में दिनेश भाई, राजेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी महफिल में हैं। आपको फिर से नासिर भाई, मैं आपकी वो जो दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि आज सच बताऊं, पूरे श्रोताओं को बता दूं कि आज दिन भर बहुत परेशान रहे हम। इतना सहज इंसान शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो जिसको फेसबुक में उसको ज़्यादा कुछ फेसबुक पे अपने रहता नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। वो उन गहराइयों में डूब जाता है जिससे माँ शारदा का आशीर्वाद मिला है। वो उन गानों को तराशता है जो हिंदुस्तान के दिल की धड़कनों में बनना चाहते हैं। वो उस वहाँ तक पहुँचना चाहता है कि हिंदुस्तान की धड़कनों में संगीत जिंदा रहे। वो इतना बेहतरीन संगीत रस देना चाहता है हमारे ज़िंदगी में। वो सिर्फ संगीत में जीता है, संगीत को ही जीता है, संगीत में ही जीना चाहता है। तो नासिर भाई, मैं यही कहते हुए इस फनकार को मैं दोबारा एक दिन ज़रूर लाऊंगा आपके बीच में। किरण भाभी धन्यवाद आपका, लेकिन ये वादा है कि इस फनकार को दोबारा लाऊंगा, क्योंकि जो विधा उसके पास है, शायद इस विधा को समझने वाले हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से वो फनकार हमारे बीच में होगा, ये ज़रूर होगा। नासिर भाई मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रखना। मोहन भाई आप ज़रूर उस फनकार को एक बार पूरा हिंदुस्तान फिर से सुनेगा। यही कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैफियत की महफिल 12 पे आपने जो मुझे साथ दिया, सतीश पांडे आपसे इजाज़त चाहता है। यही कहते हुए हम फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परसों शुक्रवार को हम मिलेंगे हमारे मुनव्वर मासूम साहब के साथ, जो कि बहुत बड़े फनकार हैं। उनकी अगर आप देखेंगे तो मैं आपके पास पोस्ट आएगी तो समझ जाएंगे कि कितना बड़ा फनकार आपके बीच में आने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।